बड़ा सडन आपका जो है ट्रेमेंडस चेंजिंग इसको कहा जाएगा कि मुखिया के तौर पे आप थी अब और सीधा आप यहाँ पहुँच गई। मेरी मुखिया बनने की जो शुरुआत थी वो एक इमोशनल डिसीजन था, पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था। रितु जायसवाल की आज हैसियत यह है कि देश के प्रधानमंत्री को खरीद सकती है, देश के उपराष्ट्रपति को खरीद सकती है, क्योंकि उनके पति ने ये कहा कि अवार्ड मैंने खरीद के पाए हैं। एक आरोप आप पे ये भी लग रहा है कि आप जो है जातीय चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं, वैसे समुदाय में जो है आप चाह रही हैं कि सारे वोट जो है लोग आपको करें। मुझे लगता है कि इतनी बदकिस्मत नहीं हूँ कि एक जाति में मेरी शख्सियत सिमट जाए। उन्हें इस इंटरव्यू के बाद धक्का भी लग सकता है कि मैं सिर्फ एक जाति विशेष की नहीं हूँ, मैं आपकी भी जाति की वोट पा रही हूँ। मुझे राजनीति करनी नहीं आती है, मुझे अभाव दिखता है और मुझे लगता है कि इसको मैं कैसे दूर कर सकती हूँ। बहुत समस्याएं आप गिना रही हैं उस क्षेत्र की, लेकिन एक ये भी है कि आप रमा देवी जी के खिलाफ जो है कुछ कभी बोलते हुए नज़र नहीं आ रही हैं। और मैंने मुखिया को बोला कि सड़क क्यों नहीं बनवाते हो, जिसकी वजह से मैंने देखा कि सामने में सड़क के अभाव में एक चारपाई पे गर्भवती महिला को गांव के लोग ले जा रहे थे और पैर फिसलता है, चारपाई पलटती है और पेट के बल महिला गिरती है और जच्चे बच्चे की मौत हो जाती है। उसने कह दिया कि दिल्ली से आके भाषण देना बहुत आसान होता है, आप ही क्यों नहीं बन जाते हैं मुखिया। तब वो एक निर्णय था कि मैं बनूंगी। इस शिवहर के इलाके में किस तरह की समस्याएं आपको दिख रही है, लोग आपसे क्या उम्मीद रखें? आज अगर वो यहाँ पे है तो हो सकता है कि रमा देवी जी से पहले वो और ज़्यादा गर्त में रहा हो और वो वहाँ तक लेके आई हो और अब वहाँ से और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता हो, ये भी तो हो सकता है ना। AIMIM के लोग भी वहाँ से किस्मत आजमा रहे हैं और मुस्लिम वोटर जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन का एक जो है कैडर वोटर माना जाता है। आपको क्या लग रहा है, कुछ नुकसान होगा? मैंने गांव में ज़मीन अमीन बकरी की समस्याएं देखी हैं और मैंने दिल्ली के ब्यूरोक्रेसी के गलियारे की हवाएं भी देखी हैं। तो रितु जायसवाल को कोई अधिकारी हो या कोई मंत्री हो या कोई पदाधिकारी हो या कहीं का मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो चढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने वो डॉट कनेक्ट किया है जो नीचे से लेकर के ऊपर तक को जोड़ता है। मैंने कोई गैप नहीं छोड़ा है। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान? आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत? जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता? STV न्यूज़ पर देखिए 2024 का तमाशा, लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी। नमस्कार, STV न्यूज़ पर आप देख रहे हैं तमाशा 2024 का। मैं हूं अंसारुल हक और तमाशा 2024 में आज हम बात करने जा रहे हैं जो शिवहर लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं रितु जायसवाल। काफ़ी चर्चा इनकी आप लोगों ने सुनी होगी, तो आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। अभी आपका बहुत क्रूशियल वक्त है, मैं समझ सकता हूँ, चुनाव प्रचार ख़त्म हो गए हैं, अब जो है बाकी के 1-1.5 दिन जो बचे हैं, कैसा रहा पूरा कैंपेन? अच्छा था, बहुत जनता का इतना आशीर्वाद मिला, इतना प्रेम मिला, ये तो मैं कभी भी नहीं भुला पाऊँगी। मतलब सच पूछिए तो नहीं पता था कि ऐसा इतना कुछ होगा, इतनी ज़्यादा सम्मान, इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा लोगों का जो भरोसा लोगों ने जताया है, मैंने उसकी कल्पना नहीं की थी। उससे कहीं कल्पना से परे मुझे वो सम्मान और प्रेम मुझे मिला है यहाँ से। कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव को आपके बयानों से लगा कि आप जो है एक जो IAS के हत्यारे और ये कि IAS की पत्नी के रूप में जो है करने की कोशिश की। आपको क्या लग रहा है कि ये सब मुद्दे जो है ज़्यादा प्रभावी होंगे? हमने फैक्ट्स बताए, जो हकीकत है वही बताया। माननीय कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया, उनको सज़ा दिली टिल डेथ जेल में रहने की। पहले फांसी की सज़ा मिली थी, बाद में हायर कोर्ट में बदल करके ताउम्र ज़िंदगी भर मतलब मरने तक जेल में उन्हें रहना था, लेकिन सजा में के प्रावधान में बदलाव करके उसे निकाला गया। ये फैक्ट नहीं है क्या? ये हकीकत है ना। और दूसरी तरफ वो है जिनकी उन्होंने हत्या की, जी कृष्णैया जी, 1984
1995 बैच के यूपीएससी पदाधिकारी क्वालिफाइड। मेरे हस्बैंड 1995 बैच के यूपीएससी क्वालिफाइड। मेरे हस्बैंड अपने 20 साल की नौकरी पूरी करने के बाद वीआरएस लेकर के पटना के गंगा घाट पे बच्चों को पढ़ाते हैं, वैसे बच्चों को जो कि फ़ीस देने में सक्षम नहीं है और वो आर्थिक जो कमज़ोरी है वो आए ना आए किसी के करियर में, वो अपनी पढ़ाते हैं वहाँ पे और कई बच्चे वहाँ से निकले हैं। तो ये हकीकत ही है ना कि एक बनाने वाला और एक मरवाने वाला। क्या ये मैं गलत कह रही हूँ? आप का जो सफ़र शुरू होता है राजनीतिक करियर की, अगर हम बात करें तो ये लोगों के बीच चर्चा का विषय है। और तेजस्वी जी जब आपके चुनावी कैंपेन में आए तो उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि एक पढ़ी लिखी महिला हैं, उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है। बड़ा सडन आपका जो है ट्रेमेंडस चेंजिंग इसको कहा जाएगा कि मुखिया के तौर पे आप थी अब और सीधा आप यहाँ पहुँच गई। लोग ये देखते हैं कि मैं मुखिया से यहाँ बनी, लोग ये नहीं देखते हैं कि मैं मुखिया जब बनी तो मैं कहाँ से कहाँ। मैं मुखिया बनी तो मेरा पोजीशन यहाँ पे था। उस वक्त मैं एक बहुत अच्छी सफल बिजनेस वूमेन थी, मेरी खुद की कंपनी थी, मैं दिल्ली के गुड़गांव में बैठ करके अपना ऑफिस रन करती थी और मुझे नहीं पता कि एसी के बिना रहना क्या होता है, चाहे वो मेरा ऑफिस एरिया हो या मेरा घर का हो या कुछ हो। किसी ने वो नहीं देखा कि मैंने अपने आप को वहाँ से नीचे ला करके मैंने सबसे नीचीली इकाई होती है आखिरी इकाई जिसको कहते हैं ना जनप्रतिनिधि की, मैंने वहाँ पर चुनाव लड़ा। तो वो संघर्ष था जिसको सब कहते हैं कि मुखिया बन के यहाँ तक आ गई। मुखिया बनी कब? मेरा मुखिया बनना एक संघर्ष था। मैंने अपनी कंफर्टेबल लाइफ, मैंने अपनी वो उस ज़िंदगी को छोड़ा जब मैं डिफरेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही थी, अच्छा मैं अर्निंग कर रही थी सब कुछ, और तब मैंने उसको छोड़ करके मैं गांव में आकर के एक मुखिया बनती हूँ सिर्फ उस गांव को बदलने के लिए। तो मतलब त्याग वो था। लोग अभी क्या कहते हैं, नहीं मुखिया से यहाँ तक आ गई। भैया जब मैं वहाँ से मुखिया तक आई थी और फिर यहाँ से वहाँ गई हूँ मैं, तो ये मेरे काम की बदौलत। ऐसा क्या हुआ आपने पूछा, तो ऐसा क्या हुआ कि 3 साल में प्रधानमंत्री जी को मुझे पुरस्कार देना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि देश के उपराष्ट्रपति को मुझे पुरस्कार देना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि फ्लेम लीडरशिप अवार्ड जो देश के मुख्यमंत्री को दिया जाता है और एक ही मंच पे एक मुखिया और एक मुख्यमंत्री को अवार्ड दिया गया, ऐसा क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ कि देश की सबसे बेस्ट मतलब मुखिया अवार्ड हो गया या लीडरशिप अवार्ड हुआ या बेस्ट पंचायत अवार्ड हुआ। ऐसा क्या हुआ? कुछ तो हुआ होगा। और ये वो अवार्ड है जो खरीदे नहीं जाते, जैसे तथाकथित हमारे जो उधर प्रत्याशी हैं उनके पति कह रहे थे कि आपको तो पता ही है कि अवार्ड जो है आजकल खरीदे जाते हैं। अगर ऐसा है तो रितु जायसवाल की आज हैसियत ये है कि देश के प्रधानमंत्री को खरीद सकती है, देश के उपराष्ट्रपति को खरीद सकती है, क्योंकि उनके पति ने ये कहा कि अवार्ड मैंने खरीद के पाए हैं। तो वो अवार्ड मुझे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा मिला, वो अवार्ड मुझे देश के उपराष्ट्रपति के द्वारा मिला, वो तमाम ऐसी शख्सियतों के बारे में मिला। तो मतलब क्या कहा जा सकता है, किसी की सोच के बारे में और किसी की शख्सियत के बारे में तुलना नहीं है। जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो जो आनंद मोहन के पुत्र हैं वो चुनाव लड़ रहे थे, आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे और मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था। फिर जो सिनारियो चेंज हुआ और फिर जो है वो इधर उधर होने का मामला हुआ। तो फिर हमारी आरजेडी पार्टी से हैं, आरजेडी पार्टी से अब वो विधायक आज भी है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और आज वो महागठबंधन मतलब के पार्ट हैं, राजद से विधायक है और एनडीए के लिए अपनी माँ के लिए वोट मांग रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या यहाँ के लोग समझ सकते हैं कि ये सब कुछ क्या है। एक आरोप आप पे ये भी लग रहा है कि आप जो है जातीय चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं, वैसे समुदाय में जो है आप चाह रही हैं कि सारे वोट जो है लोग आपको करें। तो ये जो जातीय चीज़ है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि इतनी बदकिस्मत नहीं हूँ कि एक जाति में मेरी शख्सियत सिमट जाए। रितु जायसवाल की शख्सियत, रितु जायसवाल के काम, रितु जायसवाल के संस्कार, उसको जातीयता में सिर्फ नहीं बांधा जा सकता। इन सब से बहुत ऊपर हूँ मैं, उन सब से बहुत ऊपर अपने आप को लेकर के गई हूँ, जहाँ किसी भी जाति समीकरण में रितु जायसवाल को बांटा नहीं जा। आज उन्हें इस इंटरव्यू के बाद धक्का भी लग सकता है
कि मैं सिर्फ एक जाति विशेष की नहीं हूँ, मैं आपकी भी जाति की वोट पा रही हूँ, मैं तथाकथित आपके अलायंस वाली जितनी जातियाँ हैं उनकी भी वोट पा रही हूँ। मैं हर एक A to Z की हमारी पार्टी चरितार्थ करती है, मैं A to Z पार्टी का वोट लेके आ रही हूँ। थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो किस तरह से हुई है, कहाँ आप पली बढ़ी हैं? उसके लिए आप अपने दर्शकों को बोलिएगा कि वो रितु जायसवाल गूगल कर ले, वहाँ पे आपको विकिपीडिया मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पूरी स्टोरी मिल जाएगी। आप यूट्यूब दर्शक आपके ज़ुबान से भी सुनना चाहेंगे। मुझे लगता है ये इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो जाएगा और वो पूरी स्टोरी संक्षेप में अगर बताने बताना में चाहें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। स्कूलिंग आपकी कहाँ से? नहीं, मैं बिहार से हूँ, बेसिकली मैं बिहार से हूँ। मेरी शादी के बाद मैं बाहर शिफ्ट हुई थी और जहाँ जहाँ पर मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग रही, और हाजीपुर की मैं रहने वाली हूँ। मेरा घर हाजीपुर वैशाली मायका है मेरा, जहाँ पे मेरी पढ़ाई सेंट पॉल्स स्कूल है वहाँ पे, वहाँ से हुई। और उसके बाद फिर कॉलेज, और वो भी बिहार से ही। शादी के बाद मेरा बाहर जाना हुआ, अलग अलग स्टेट में मैं रही, डिफरेंट, महाराष्ट्र से लेकर के MP से लेकर UP में तमाम जगहों पे मेरा रहना हुआ। और उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम के बाद, शादी के काफ़ी लंबे टाइम के बाद फिर मेरा बिहार आना हुआ था, ऑलमोस्ट 15-16 साल से ज़्यादा। और फिर मैं जब बिहार आई तो उस वक्त ऐसा कुछ हुआ जो मुझे लगा कि बिहार में रह कर के काम करने की ज़रूरत है, और उस एहसास ने मुझे वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो जो पॉलिटिक्स में आने का सीन हुआ, चूँकि आप एक हाउसवाइफ थी और हस्बैंड के साथ इतनी अच्छी रॉयल लाइफ आप बिता रही थी, फिर आपका जो टर्नआउट हुआ कि पॉलिटिक्स में आने का, या बहुत लोग इसको सेवा भाव भी कहते हैं, तो फिर ये कैसे चेंज हुआ ये हम नहीं, मैंने वही बताया कि मुझे कोई उसको मैंने पॉलिटिक्स की तरह लिया ही नहीं था। मेरी मुखिया बनने की जो शुरुआत थी वो एक इमोशनल डिसीजन था, पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, टोटली इमोशनल डिसीजन था। कोई भी महिला क्यों चाहेगी कि उसका हस्बैंड, उस वक्त वो आकर के मुखिया बने जब उनके पति की पोस्टिंग जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC में कमिश्नर एज ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पोस्टिंग थी, जिनकी पोस्टेड थे, वहाँ से उठ करके कोई आकर के मुखिया क्यों बनना चाहेगा, है ना। एक ऐसा क्रीम पोस्ट है वो, जो कि हर एक अधिकारी का ये सपना होता है कि काश मैं उस पोजीशन तक पहुँचता, लेकिन सब नहीं पहुँच पाते। वहाँ से आकर के अगर मैं गांव में मुखिया बनी तो ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था। अगर किसी को पॉलिटिकल डिसीजन लेना होता तो MLA लड़ता, MP लड़ता, हाँ, गांव में जाकर के मुखिया क्यों बनता। लेकिन चूंकि मुझे बदलाव करना था, मुझे लगा कि इस जगह को बदलने की ज़रूरत है। मतलब कब ऐसा लगा, वो जो आप इमोशनल आप कह रही हैं वो ऑल ऑफ सडन हुआ? हाँ, वो 1 मिनट का डिसीजन था। क्या देखा था आपने, क्या महसूस हुआ? चीज़ें घटी, कुछ घटनाएं घटी ऐसी सामने में, नज़र के सामने में कई ऐसी बातें हुई, और मैंने मुखिया को बोला कि सड़क क्यों नहीं बनवाते हो, जिसकी वजह से मैंने देखा कि सामने में सड़क के अभाव में एक चारपाई पे गर्भवती महिला को गांव के लोग ले जा रहे थे, और पैर फिसलता है, चारपाई पलटती है और पेट के बल महिला गिरती है और जच्चे बच्चे की मौत हो जाती है। और जब मैंने उससे कहा कि ये इस तरह का, और मैं खुद उस टाइम पे जब मैं पहली बार गई थी मेरे ससुराल, शादी के कई सालों बाद, यानी 15-16 साल बाद खुद मैं पहली बार ससुराल गई थी, जाना ही नहीं हुआ था मेरा, पोस्टिंग जहाँ थी मैं वहाँ चली गई थी। तो उसने कह दिया कि दिल्ली से आके भाषण देना बहुत आसान होता है, आप ही क्यों नहीं बन जाते हैं मुखिया। तब वो एक निर्णय था कि मैं बनूंगी, और मुझे नहीं पता था कि भाई मुखिया बना कैसे जाता है, मुखिया का काम क्या होता है, करना क्या होगा। मुझे ये पता था कि आज जिस पोजीशन में ये पंचायत है, मुझे उससे यहाँ तक लाना है। मैं लोगों से वोट भी मांगती थी तो मैं ये कहती थी कि आज आप यहाँ हैं, मुझे आपको यहाँ तक लाने के लिए जो भी प्रयास करना होगा मैं करूँगी। मुझे नहीं पता मुखिया का काम क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता है कि आपको कैसे मुझे वहाँ तक लेके जाना है। अगर मुझे ये पद मिलता है तो मैं इसके लिए पूरी ईमानदारी से जी जान लगा करके प्रयास करूँगी। तो मुझे राजनीति करनी नहीं आती है, मुझे अभाव दिखता है और मुझे लगता है कि इसको मैं कैसे दूर कर सकती हूँ। आप बतौर मुखिया जो है रही हैं, और जो ग्रामीण परिवेश में जो समस्याएं हैं लोगों की, बुनियादी समस्याएं, उससे आप परिचित रही हैं। एक मास लेवल पर अगर आप सांसद बनती हैं तो आपको मौका मिलेगा। अब जब तमाम क्षेत्रों में जब आप दौरा कर रही हैं तो इस शिवहर के इलाके में किस तरह की समस्याएं आपको दिख रही है, लोग आपसे क्या उम्मीद रखें? अलग नहीं है, शिवहर और सीतामढ़ी या मेरे पंचायत की जो समस्या थी, जो बाढ़ की समस्या है या बाढ़ के तुरंत बाद सुखाड़ की समस्या हो जाती है। एक ही वक्त में ऐसा भी बना कि
बाढ़ का मुआवजा भी दिया जा रहा है और सुखाड़ का भी दिया जा रहा है, ऐसी नौबत आई। और जो स्थिति गरीबी की और पलायन की जो सीतामढ़ी में है वही शिवहर में है, अलग नहीं है। सीतामढ़ी का 2 विधानसभा रीवा और बेलसंड वो शिवहर लोकसभा का ही पार्ट है, तो वो अलग बिल्कुल भी नहीं है, सेम चीज़ें हैं। सेम तो मुझे लगता है कि गरीबी और पलायन वो तो सबसे बड़ी समस्या है ही है। उसके अलावा यहाँ पे जो समस्या है शिवहर में, मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेन है ना, वो रात के 10 बजे के बाद अगले 10 घंटे के लिए कोई ट्रेन नहीं है। अगर किसी को कोई इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, तो वो अगले 10 घंटे के लिए उसके पास कोई और दूसरा साधन नहीं है। अब किसी के पास उतने पैसे हो कि वो प्राइवेट अपनी गाड़ी बुक करे, हर कोई इतना अमीर नहीं है यहाँ पे। हर लोग यहाँ पे ज़्यादातर 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। ऐसे में ये बहुत दुखद है कि ट्रेन का नहीं होना। रात के 9 बजे के बाद ट्रेनें नहीं हैं। हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर नहीं है। अब ये कितना आश्चर्यजनक लगेगा अगर मैं ये कहूँ कि अस्पताल में जहाँ पे डिलीवरी कराई जाती है वहाँ पे महिला डॉक्टर नहीं है। बरगनिया की बात कर लीजिए। और ये एकदम छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रही हूँ। पुल का नहीं होना, जो सबसे बहुत कॉमन समस्या फील्ड में घूमने के दौरान मुझे मिली, कि ये पुल बन जाता ना तो हमारा इतना जो घूम के हम आते हैं वो हमारा आधे किलोमीटर में या 1 किलोमीटर के फासले में या वो ख़त्म हो जाता है, जिसके लिए हमको 20-25 किलोमीटर दूर ऐसे घूमना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे देखने को मिली। बेसिक चीज़ें ही यहाँ नहीं, ट्रेनें नहीं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं। जब बेसिक चीज़ें नहीं हैं तो मुझे तो लगता है कि लोग यहाँ पे बात करें भी तो कैसे। मतलब खेल के मैदान के लिए बच्चे यहाँ पे बता रहे थे कि खेलने के लिए उनको खेत के कटने का इंतज़ार करना पड़ता है। जब फसलें कटती हैं तो वो खेत में खेलते हैं। तो हमारा टैलेंट जो है बिहार में वो फसल के कटने पे ही अपनी प्रतिभा को दिखा पाता है। तो ये दुखद है कि यहाँ पे खेल का मैदान का नहीं होना, पार्क वार्क, मतलब कहीं पे भी कुछ ये सब नज़र नहीं आता। आपका जो एरिया है, जो जिस लोकसभा से आप चुनाव लड़ रही हैं, वो फ्लड इफेक्टेड एरिया है। मतलब जब भी बाढ़ का वक्त आता है, गांव के गांव जो है बहुत डिस्टर्ब होते हैं। कुछ उसका मैकेनिज़्म ऐसा समझ में नहीं आता है कि जो है कैसे जो है इस पर रोकथाम की जाए और लोगों को कैसे जो है उससे निजात दिलाई जा सके। कुछ स्ट्रैटेजी आपने बनाई है या कुछ आपके जहन में है कि उन सब चीज़ों से कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, अभी तो पिछले 3 सालों से हर साल यहाँ के लोगों ने सुखाड़ फेस किया है। जो स्थिति बनी थी, यहाँ की फसलें बिल्कुल सूखे की स्थिति में आ गई थी। लोगों ने अपने पर्सनल पंपिंग सेट चला के पटवन किया, तब जाकर उनकी फसलें किसी तरह से बच पाई। खेती करना 3 गुना ज़्यादा महंगा हो गया, क्योंकि उनको लगातार डीजल पे वो चला करके और तब पानी पटा रहे थे। तो ऐसे में क्या ही उनको कीमत मिल पाएगी, वैसे ही सरकार कीमत नहीं दे रही है। तो ये सुखाड़ और बाढ़, मुझे तो अब ये लग रहा है, मैं आपको फैक्ट बताऊं कि बाढ़ कभी आएगा भी क्या। मुझे तो लगता है कि अब लोग तरस जाएंगे शायद यहाँ पे कि कभी बाढ़ आएगा। यहाँ पे जो स्थिति है, यहाँ पे लगातार 3 साल बाढ़ रहा। 2016, 17, 18 बाढ़ देखा, और 16 नहीं 17, 18, 19 बाढ़ देखा, और उसके बाद हम लगातार सुखाड़ देख रहे हैं। हाँ, ये चीज़ें जो है वो जिस तरह की किस प्रकार के कार्य हो जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रहे। हाँ, किस तरीके से हम अपने वाटर मतलब ग्राउंड को रिचार्ज रख सकते हैं, जिसमें पानी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कराना, ये सारी चीज़ें ये तो आपको रखनी पड़ेंगी। मनरेगा जैसी स्कीम को ख़त्म कर दिया लगभग सरकार ने। पैसे का पेमेंट का प्रॉब्लम है, पैसे नहीं आते, पेंडिंग पेमेंट अरबों में है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा रिलीज़ नहीं किए गए। तो जब ऐसे साधन जब दम तोड़ते हैं ना, ऐसे योजनाएं जब पंचायतों में दम तोड़ती हैं, जहाँ पे कि किताबों तक रह गया है मनरेगा के द्वारा ऐसी कई तरह योजनाएं हैं जिसमें कि आप भरपूर वृक्ष लगा सकते हैं, जो कहीं ना कहीं से आपके जो ये नेचर को जो डिसबैलेंस किया हुआ है उसको बैलेंस कर सकता है। मैक्सिमम आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो ये तमाम चीज़ें, इन सब चीज़ों की बहुत कमी है। बहुत समस्याएं आप गिना रही हैं उस क्षेत्र की, लेकिन एक ये भी है कि आप रमा देवी जी के खिलाफ जो है कुछ कभी बोलते हुए नज़र नहीं आ रही। मैं पीछे मुड़ के क्यों देखूं? मेरे सामने अभी जो है मैं उसकी बात क्यों ना करूं?
मेरे सामने अगर कोई है तो मैं उसकी बात करूँगी। जो आज ये दावेदारी कर रहे हैं कि ठीक है मैं यहाँ की सांसद के कैंडिडेट और मैं उसकी बात करूँगी, है ना। लेकिन जो है ही नहीं अभी सामने में उसकी बात करने से, लेकिन अगर कुछ कमियां हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सभी है जो भी पद पे रहे हों। तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली आप किसी को गाली देना शुरू करें। अगर कमियां हैं तो उसके लिए लोगों ने प्रयास भी किया, हो सकता है इससे ज़्यादा कमियां रही होंगी और उस कमी को पूरा करके आज वो यहाँ तक पहुँचा हो, इससे कहीं ज़्यादा कमी रही हो। तो जो चीज़ें मुझे नहीं पता है कि आज अगर वो यहाँ पे है तो हो सकता है कि रमा देवी जी से पहले वो और ज़्यादा गर्त में रहा हो और वो वहाँ तक लेके आई हो और अब वहाँ से और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता हो। ये भी तो हो सकता है ना। किसी को बिना जाने पीछे का क्या है उसको सीधा ब्लेम करना भी तो ठीक नहीं है, जब तक मैं जान न लूँ कि किस पोजीशन में था चीज़ें। तो मैं बेटर है कि मैं जो है सामने मैं उसकी बात करूं। एक दो आखिरी सवाल हम कर लेते हैं आपसे। AIMIM के लोग भी वहाँ से किस्मत आजमा रहे हैं और मुस्लिम वोटर जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन का एक जो है कैडर वोटर माना जाता है। आपको क्या लग रहा है, कुछ नुकसान होगा? डेमोक्रेसी है, सबको लड़ने का अधिकार है, संविधान ने दिया है और सबको हक है लड़ने का। सभी आए, सभी भाग्य आजमाइश करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे शिवहर की जनता पे पूरा भरोसा है कि वो अपने वोट को बर्बाद नहीं करेंगी। उन्हें पता है कि कहाँ देंगे तो वो सार्थक होगा। तो मुझे शिवहर की जनता के समझदारी के ऊपर कोई डाउट नहीं है, तो सा भी रत्ती भर भी नहीं। और जहाँ तक आपने कहा किसी के भी लड़ने की बात, तो डेमोक्रेसी है, कोई भी लड़ सकता है। एक अंतिम सवाल मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि अगर रितु जायसवाल शिवहर की सांसद बनती हैं तो पहले वो कौन से काम होंगे जो देखने को मिलेंगे? ये काम जैसे अनगिनत वर्क जब होते हैं ना कि ये भी है, 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 तो कोई भी काम पहले हो जाए ना तो लगता है कुछ मिला, है ना। तो कुछ भी अगर लेकिन एक शुरुआत तो हो कि भाई ये चीज़ पहले हो गया या ये चीज़ पहले हो गया, एक शुरुआत तो होने दीजिए स्टेप बाय स्टेप कि ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। किसी चीज़ को चैलेंज क्या करना कि अगर ये हुआ तो मैं आते बोलूँ, मैं अपने आते ही एकदम गरीबी मिटा दूंगी और आते ही बिल्कुल कारखाने खुल जाएंगे। मैं हवाई की बातें नहीं करती हूँ, मैं धरातल से निकली हुई नेता हूँ। मैंने गांव में ज़मीन अमीन बकरी की समस्याएं देखी हैं और मैंने दिल्ली के ब्यूरोक्रेसी के गलियारे की हवाएं भी देखी हैं। तो रितु जायसवाल को कोई अधिकारी हो या कोई मंत्री हो या कोई पदाधिकारी हो या कहीं का मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, चढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने वो डॉट कनेक्ट किया है जो नीचे से लेकर के ऊपर तक को जोड़ता है। मैंने कोई गैप नहीं छोड़ा है। तो काम निश्चित तौर पे होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ। काम होना, स्टार्ट होना और काम का शुरू होना इम्पोर्टेंट है। बहुत शुक्रिया मैम तमाम जानकारी हमसे बात करने के लिए और बहुत बेबाकी से आपने बात रखी तमाम सवालों पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रितु जायसवाल जी, अभी चुनावी माहौल चल रहा है और अब जो है गिनती के घंटे बच चुके हैं, बचे रह गए हैं चुनाव संपन्न होने में, वोट कास्ट होने में। तो अभी ये निकल रही हैं और सभी प्रत्याशी जो है, चूँकि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रत्याशियों की जो है का जो दौरा होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अभी निकल रही हैं। लेकिन तमाम मसलों पर क्या कुछ कह रही थी रितु जायसवाल आपने देखा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान? आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत? जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता? STV न्यूज़ पर देखिए 2024 का तमाशा, लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी